आज के इतिहास में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ कीर्ति मंडुला एक बार फिर हाजिर हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं और देखते भी हैं कि प्राइम टीवी हर रोज आपको हर एक तारीख के इतिहास के बारे में बताता है कि सभी तारीखों का इतिहास क्या रहा है, हर एक दिन क्या कुछ खास होता है। तो हर रोज की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं 2 मार्च का इतिहास। इतिहास एक ऐसा ज्ञान है जो सभी जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इतिहास के बारे में। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाली तथा भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू का आज ही के दिन यानी 2 मार्च 1949 को निधन हो गया था। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। कौन थी सरोजनी नायडू? भारत कोकिला सरोजनी नायडू उस अमर आत्मा का नाम है जिसने भारत की आजादी के संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सरोजनी नायडू उन क्रांतिकारी महिलाओं में से एक थी जिन्होंने गुलाम भारत को आजादी दिलाने के लिए काफी संघर्ष किया है। आज ही के दिन 2 मार्च 1949 को सरोजनी नायडू का निधन हो गया था। आपको बता दें कि सरोजनी नायडू न केवल एक अच्छी राजनीतिज्ञ और महान स्वतंत्रता सेनानी थी, बल्कि वो एक फेमिनिस्ट कवित्री और अपने दौर की एक महान वक्ता थी, जिन्हें सुनकर बड़े बड़े दिग्गज भी मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। इसके अलावा वे इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली प्रेसिडेंट थी। इसके साथ ही वह उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी एक सक्रिय सहभागिता रही है। उन्हें भारत की नाइटिंगेल या भारतीय कोकिला भी कहा जाता है। की कविता में बच्चों की कविताओं, प्रकृति कविताओं, देशभक्ति की कविताओं और प्यार और मृत्यु की कविताएं शामिल हैं। लेकिन यह खासकर बच्चों के ऊपर कविताएं लिखने के लिए मशहूर थी। उनकी हर कविता पढ़कर ज्यादातर लोग अपने बचपन में खो जाते हैं, या फिर उनके कविता में एक चुलबुलापन होता था। उनकी कविताओं में उनके अंदर के बचपन की झलक भी साफ देखी जा सकती है। इसलिए उन्हें भारत की बुलबुल भी कहा जाता है। आपको बता दें कि इस महान कवियत्री ने महज 12 साल की उम्र में ही अपनी प्रतिभा का परिचय दे दिया था। इस नन्ही बच्ची की कविता पढ़कर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता था। उन्होंने तभी बड़े अखबारों में आर्टिकल और कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। उनके अंदर देश प्रेम की भावना भी कूट कूट कर भरी थी। यही वजह है कि सरोजनी नायडू ने राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होकर गांधी जी का आह्वान भी किया और उनके साथ लोकप्रिय नमक मार्च में भी सहयोग किया। सरोजनी की बेटी भी स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुई और भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा रही। जब भी भारत की महान क्रांतिकारी महिलाओं की बात होती है तो सरोजनी नायडू का नाम सबसे पहले याद किया जाता है। सरोजनी नायडू सभी भारतीय महिलाओं के लिए एक आदर्श है। तो ये आपने जाना सरोजनी नायडू के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और 2 मार्च 1931 को सोवियत संघ कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव मिखाइल गोर्बाचेव का जन्म हुआ था। तो चलिए जानते हैं कैसे मिखाइल गोर्बाचेव ने कम्युनिस्ट पकड़ को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मिखाइल गोर्बाचेव 1985 से 1991 तक सोवियत संघ कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे। वह 1990 में लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति भी थे। मिखाइल गोर्बाचेव का जन्म 2 मार्च 1931 में स्टावरोपोल, उत्तरी काकेशस में एक गरीब परिवार में हुआ था। 11 साल की उम्र में जिले में 3 साल तक जर्मनों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। गांव में सभी के लिए कठिन समय था। 1950 में उन्होंने मॉस्को विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां वे सोवियत संघ कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए। कानून में डिग्री हासिल करने के बाद गोर्बाचेव ने कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर बहुत प्रगति की। 1980 में वह सबसे कम उम्र के पोलित ब्यूरो सदस्य थे और 1985 में उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव चुना गया था।
सबसे पहले गोरबाचेव अपेक्षाकृत अज्ञात थे, लेकिन उन्होंने जल्द ही एक संकेत दिया कि वे समाज में सुधार की कामना करते हैं। विशेष रूप से उन्होंने दो प्रमुख नीतियों पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की घोषणा की। पेरेस्ट्रोइका में अर्थव्यवस्था में सुधार करना और इसे बाजार की शक्तियों के लिए खोलना शामिल था। ग्लासनोस्ट में राजनीतिक सुधार शामिल थे। इसमें धार्मिक अभिव्यक्ति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की स्वतंत्रता शामिल थी। इसने लोकतंत्र के लिए कई और राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का मार्ग प्रशस्त किया। यह विशेष रूप से पूर्वी ब्लॉक के लिए महत्वपूर्ण था। जब यूरोपीय अर्थव्यवस्था ने लोकतंत्र के लिए आह्वान किया तो सोवियत संघ अपने तरीके से खड़ा नहीं हुआ। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पर गोरबाचेव ने हथियारों की दौड़ को समाप्त करने की भी इच्छा जताई थी। उन्हें शीत युद्ध को समाप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का श्रेय दिया गया। पूर्व और पश्चिम दोनों में 1991 में रूढ़िवादी सैन्य बलों ने तख्तापलट की कोशिश की, जहां गोरबाचेव का जीवन गंभीर खतरे में था। तख्तापलट अंततः विफल रहा, लेकिन मॉस्को की राजनीतिक सत्ता में वापस पर पोलित ब्यूरो ने येल्त्सिन जैसे आधुनिकतावादी स्थानांतरित हो गए। इसके बाद गोरबाचेव ने इस्तीफा दिया और रूसी राजनीति में कभी भी सफल वापसी नहीं की। 2011 में गोरबाचेव ने रूसी राष्ट्रपति के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल की आलोचना की। गोरबाचेव ने यह भी चेतावनी दी कि रूस में राजनीति तेज से नकली स्वतंत्रता में बदल रही है। कार्यकारी शाखा में सभी शक्ति के साथ मिखाइल गोरबाचेव तक सोवियत संघ कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे। मिखाइल गोरबाचेव ने सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप दोनों में सत्ता और कम्युनिस्ट पार्टी को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लोकतंत्र और सुधार के लिए उनकी आकांक्षाओं ने कोल्ड वॉर की समाप्ति और बर्लिन की दीवार को नीचे लाने का रास्ता खोल दिया था। तख्तापलट की कोशिश के दौरान 1991 में उन्हें राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया था। अपने पद छोड़ने के बाद से गोरबाचेव ने अपने स्वयं के संगठन ग्रीन क्रॉस के माध्यम से सामाजिक न्याय और पर्यावरण के लिए चिंता के नए प्रयासों को बढ़ावा देने का काम किया था। मिखाइल गोरबाचेव को अक्टूबर 1990 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। गोरबाचेव ने एक नए कोल्ड वॉर के खिलाफ भी चेतावनी दी थी और तर्क दिया है कि अमेरिका और पश्चिम को रूसी मामलों और प्रभाव के रूसी क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने से सावधान रहने की आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर उन्होंने आर्थिक मुद्दों पर एक नए परिप्रेक्ष्य का आह्वान किया। 2007 की वित्तीय दुर्घटना का तर्क देते हुए वाशिंगटन सर्वसम्मति की सीमाओं को दिखाया गया। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था पर गोरबाचेव ने ग्रीन क्रॉस इंटरनेशनल पृथ्वी चार्टर के प्रमुख प्रयोजकों में से एक की स्थापना की। ग्रह और पर्यावरण के लिए अधिक से अधिक चिंता को प्रोत्साहित करने के लिए एक आंदोलन। गोरबाचेव ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि वह नास्तिक है, हालांकि एक ही समय में वह धार्मिक प्रभावों के लिए खुला रहा है। उन्होंने असीसी के सेंट फ्रांसिस पोप जॉन पॉल द्वितीय के जीवन की प्रशंसा की है और भारतीय आध्यात्मिक शिक्षक श्री चिनॉय के साथ दोस्ती की है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं तीरंदाज के खिलाड़ी जयंत तालुकदार की। उनका आज ही के दिन 2 मार्च 1986 को जन्म हुआ था। तो चलिए जानते हैं जयंत तालुकदार के बारे में। आज ही के दिन 2 मार्च 1986 को भारतीय तीरंदाज खिलाड़ी जयंत तालुकदार का जन्म हुआ था, जिन्होंने विश्व के नंबर 1 तीरंदाज वर्ष 2006 होने का कीर्तिमान कायम है। तीरंदाजी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जयंत को वर्ष 2007 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जयंत तालुकदार का नाम भारत के सर्वश्रेष्ठ तीरंदाजों में लिया जाता है। उन्होंने अति युवा खिलाड़ी के रूप में अपने खेल की शुरुआत करके भारत के सर्वश्रेष्ठ तीरंदाजों में अपना स्थान बनाया है। जयंत के पिता खदान के मालिक हैं।
जयंत परिवार के सबसे छोटे बेटे हैं। जयंत खिलाड़ी के रूप में तब पहचान में आए जब गुवाहाटी में तीरंदाजी के कोचों द्वारा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का कैंप लगाया गया था। उन्होंने टाटा तीरंदाजी अकादमी जमशेदपुर में तीरंदाजी की ट्रेनिंग प्राप्त की। वहीं पर उन्होंने अपने कोचों को अपने शारीरिक और सही निशानेबाजी की कुशलता से प्रभावित कर दिया। 2004 में जयंत एक अत्यंत प्रतिभावान खिलाड़ी के रूप में उभरे। तब उन्होंने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रिटेन में भारतीय टीम से अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया और टीम ने विश्व स्तर पर रजत पदक प्राप्त किया। इस प्रकार तीरंदाजी में भारतीय खिलाड़ियों ने पहली बार विश्व पर कई पदक प्राप्त किए, जिनके मुख्य श्रेय जयंत तालुकेदार को दिया गया है। जयंत विश्व कप फाइनल में पहुंचने वाले भारत के प्रथम तीरंदाज हैं। उन्हें वर्ष 2006 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। 2005 में जयंत पुनः भारत के शीर्ष तीरंदाजों में रहे और जब उन्होंने कोची में सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप मुकाबले में बड़े नामी खिलाड़ियों को हरा दिया। इसी वर्ष 2005 में जयंत ने एक इतिहास रच डाला और जब उन्होंने क्रोएशिया के पोरेक में फीटा माटेकसन आर्चरी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीत लिया। यह विश्व स्तर पर व्यक्तिगत खिलाड़ी के रूप में रैंकिंग में विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी बन गए। आज भी जयंत तालुकेदार की रैंकिंग विश्व में दूसरे नंबर पर है। वह इटली के इलरियो डी बुओ के बाद दूसरे नंबर पर है। इसी के साथ जाने से पहले जान लेते हैं कि आज ही के दिन और क्या कुछ हुआ था। अमेरिकी कांग्रेस ने 1807 में एक कानून पास कर देश में गुलामों के आयात पर रोक लगा दी थी। दास प्रथा की समाप्ति की दिशा में ये अहम कदम था। अमेरिका ने 1819 में अपना पहला आवर्जन कानून पारित किया। टेक्सास ने 1836 में मैक्सिको से अपनी आजादी की घोषणा की। नीडल कंपनी एक्सेलरेटर ने 1866 में सिलाई मशीन की सुई बनानी शुरू की। वहीं दुनिया की पहली वायरलेस टेलीग्राफ कंपनी हवाई में 1901 में खुली। अंतर्राष्ट्रीय मार्क्सवाद की पहली बैठक 1919 में मॉस्को में हुई। अफ्रीकी महाद्वीप का देश रोडेशिया अब जिम्बाब्वे 1970 में आज ही के दिन एक स्वतंत्र गणराज्य बना। बिहार की राजधानी पटना में 1982 में महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन हुआ। सोवियत संघ ने 1983 में भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। पेरू एंड एक्वाडोर के बीच चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के लिए दोनों देशों के बीच 1995 में समझौता हुआ। नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच 2006 में ऐतिहासिक परमाणु समझौता संपन्न हुआ। फिलहाल के लिए आज के इतिहास में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे और आपको बताएंगे कल के इतिहास के बारे में। आप कहीं मत जाइएगा, तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।